हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग की उत्तराखंड में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी चल रही है, इस पर मैंने प्रीवियस में एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पास, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और साथ ही इसका सिलेबस जो था वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इसका जो पीडीएफ है वो भी मेरी टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया था कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है उसमें ही जब आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो वहाँ से आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस पेपर की भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मैं अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम इसका प्रीवियस ईयर में जो 2025 में पेपर हुआ था उस पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। और इससे पहले भी जो एग्जाम्स हुए हैं जो उत्तराखंड में असिस्टेंट अकाउंटेंट के, वो भी मैं आप लोग को लेकर के आऊंगी। इसमें कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और आपको पेपर का लेवल भी समझ में अच्छे से आएगा कि किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। क्योंकि अक्टूबर में आप लोग की एग्जाम डेट भी दे दी गई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आपको अच्छे से तैयारी अपनी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि किस तरह का पेपर आया था। और इसके प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि प्रैक्टिस सेट भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। Which one of the following is generally not the method of on the job training? यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सी कार्य प्रशिक्षण की विधि नहीं है। अंतः प्रशिक्षण है, कार्य आवर्तन, भूमिका निर्वाह पद्धति, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण यानी कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, जॉब रोटेशन है, रोल प्लेइंग मेथड है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। तो यहाँ पर कार्य पर प्रशिक्षण यानी कि जॉब के साथ साथ ही ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो इसका कौन सा मेथड नहीं है, नॉट लगा है यहाँ पर, कौन सा नहीं है। तो इंटर्नशिप भी होता है, जॉब रोटेशन भी होता है। इंटर्नशिप में तो आपको पता ही है, जॉब रोटेशन में ये होता है कि एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है, जो जॉब कर रहा होता है, उसको दूसरा काम दे दिया जाएगा जिससे कि वो अलग-अलग चीज़ों को सीख पाए, तो उसकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हों। तो यहाँ पर ये भी आपका हो जाता है। अप्रेंटिसशिप भी होता है। रोल प्लेइंग मेथड जो है, ये भूमिका निर्वाह पद्धति जो होता है, ये आपका कार्य पर प्रशिक्षण की विधि नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एआई चैटबॉट वाज लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स। सेबी ने निवेशकों के लिए कौन सा एआई चैटबॉट जारी किया है? सेवा है, एआई वाणी है, एलेना है या फिर भारत जीपीटी है। तो यहाँ पर कौन सा है जो सेबी द्वारा जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो है, यानी कि जो रेगुलेटरी का काम करता है जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं उनके लिए। तो यहाँ पर उसने कौन सा एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सेवा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में इस बार हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, तो सारी चीज़ों को जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं पूछे गए होते हैं उनके बारे में प्रीवियस ईयर में उनको बहुत अच्छे से डिटेल में देखा करिए, कई बार उन्हीं से ही दूसरे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। नेक्स्ट है द टर्मिनोलॉजी ब्रैकेट क्रीप इज चीफली रिलेटेड टू। यहाँ पर कह रहा है कि जो ब्रैकेट क्रीप शब्दावली है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कर से, टैक्स से, रेशनल अनुपात विश्लेषण, कैपिटल बजटिंग, पूंजीगत बजटन, एग्जिम पॉलिसी से। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्रीप किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो ये रिलेटेड हो जाता है टैक्स से, कर से। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राथमिक समूह का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष है, समाचार पत्र, प्रश्नावली। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का सोर्स नहीं है। यानी कि जो प्राइमरी डेटा यानी कि मौलिक जो समंक होते हैं जिनको पहली बार किसी जो अनुसंधानकर्ता होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, उसके द्वारा पहली बार जो होते हैं यूज किया जा रहा होता है, पहली बार खुद ही तो उनका संकलन किया जाएगा, कलेक्शन होगा, खुद यूज किया जाएगा, तो वो प्राइमरी डेटा हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी है, इनडायरेक्ट भी है और क्वेश्चनएयर भी है। तो न्यूज़पेपर है ये नहीं है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। नेक्स्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है और उस स्टेटमेंट के आपके ऑप्शन कथन भी दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड दोज कैश फ्लो ट्रांजेक्शंस आर इवेंट्स दैट डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर कह रहा है कि परिचालन क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह के उन लेन देन या घटनाओं को शामिल किया जाता है जो लाभ अथवा हानि का निर्धारण करते हैं।
दूसरा है कि टू डिटरमाइन कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉन कैश आइटम्स आर एडजस्टेड अगेंस्ट द नेट प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परिचालन क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ ज्ञात करने के लिए गैर रोकड़ मदों को लाभानी खाता द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं ये किससे रिलेटेड हो जाएंगी, जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ये उससे रिलेटेड हो जाती हैं। उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाती हैं, इन्वेस्टिंग हो जाती है और कौन सी आ जाती हैं, और आपकी फाइनेंसिंग आ जाती है। ये 3 तरह की एक्टिविटीज आ जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका परिचालन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उसमें रोकड़ प्रवाह में उन लेन देन घटनाओं को शामिल करते हैं जो लाभ अथवा हानि का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि परिचालन क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ ज्ञात करने के लिए गैर रोकड़ मदों यानी कि जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं उनको लाभानी खाता द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ से संयोजित किया जाता है। करेक्ट है। इसमें आप 2 मेथड होते हैं निकालने के, एक डायरेक्ट होता है दूसरा इनडायरेक्ट होता है। तो उसमें जो भी आपकी गैर रोकड़ मदें होती हैं एक तो सेल्स मेथड से निकाला जाता है, दूसरा आपका प्रॉफिट लेकर के निकाला जाता है। तो दोनों ही यहाँ पर पॉइंट आपके करेक्ट है। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ राइट, यानी कि पहला कथन 2 और कथन 1 दोनों ही क्या है आपके यहाँ पर सही है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है इंडिया हैज साइंड अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट with EFTA, which is a regional group consisting of 4 countries, which one of the following countries is not a member of this group? यहाँ पर कह रहा है भारत ने जो है EFTA यानी कि EFTA इसको बोला जाता है जो 4 देशों का क्षेत्रीय समूह है के साथ एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह का सदस्य नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा है जो भारत है उसने EFTA जो 4 देशों का एक समूह होता है उसमें उससे ये 7 एक आर्थिक भागीदारी समझौते पर साइन किए थे। तो कौन सा सदस्य उसका नहीं था यहाँ पर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या फिर इंग्लैंड। तो कौन सा सदस्य इसमें से नहीं है, तो यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो उसका सदस्य नहीं है, बाकी तीनों ही उसके सदस्य हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है What is it called when organizations show the figures of the previous year along with the current year in the financial statement? संस्थाओं द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ साथ पिछले वर्ष के आंकड़ों को दर्शाना क्या कहलाता है? रेलेवेंस, रेलेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी या फिर कंपेरेबिलिटी। यानी कि जब जो संस्थाएं हैं अपने दोनों आंकड़ों को दिखा रही है प्रीवियस ईयर के भी और करंट ईयर के भी, तो ऐसा वो किस लिए कर रही है? ऐसा वो इसलिए कर रही है जिससे कि आप आसानी से क्या कर सके, आपस में कंपेयर कर सके, उन्हें तुलना कर सकें और इससे आपको ये आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में क्या चेंजेस आए हैं, प्रॉफिट हुआ है, फाइनेंशियल स्थिति जो है सिचुएशन जो है वो अच्छी हुई है या नहीं हुई है, ये पता चल पाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो RVNL एंड नाल्को आर नवरत्न कंपनीज ऑफ इंडिया, ONGC एंड NTPC आर महारत्न कंपनीज ऑफ इंडिया। यहाँ पर कह रहा है जो RVNL है और NALCO यानी कि नाल्को जिसे बोला जाता है भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, या फिर ONGC और NTPC भारत की महारत्न कंपनियां हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपके कथन जो है वो सही है ये पूछ रहा है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट हैं, यानी कि जो RVNL और नाल्को है ये नवरत्न है और ONGC NTPC जो है वो क्या है, महारत्न कंपनी है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस टाइम इंडिया में कितनी नवरत्न और कितनी महारत्न कंपनियां हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका। नेक्स्ट है इंटरपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू, यहाँ पर कह रहा है इंटरपोर्ट व्यापार जो है वो किससे रिलेटेड होता है? आयात निर्यात, विदेश व्यापार या फिर पुनः निर्यात हेतु आयातित माल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरपोर्ट जो ट्रेड होता है, आपने इंटरनेशनल ट्रेड सुना होगा, आपने नेशनल ट्रेड सुना होगा, ये कौन सा ट्रेड है? ये आपका किस तरह का ट्रेड हो जाता है? ये आपका गुड्स इम्पोर्टेड फॉर री एक्सपोर्ट, यानी कि पुनः निर्यात हेतु आयातित माल जो होता है उससे जो ट्रेड होगा वो क्या कहते हैं, यानी कि एक बार हमने क्या किया है, किसी माल को आयात किया है, इम्पोर्ट किया है, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करके हम क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसको दोबारा से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो इंटरपोर्ट कहलाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगी, या फिर कहीं कहीं पर पुनः निर्यात भी डायरेक्ट लिखा होता है, तो उसको भी आप आंसर टिक कर सकते हैं अगर डायरेक्ट पुनः निर्यात दे रखा हो तो। नेक्स्ट में यहाँ पर कारण और निष्कर्ष है, यहाँ पर आपके 2 दे रखे हैं कथन, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला कथन यहाँ पर दे रखा है कि अ हायर करंट रेशियो इंडिकेट्स बेटर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंपनी।
उच्च चालू अनुपात जो है किसी कंपनी के बेहतर अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है। दूसरा कह रहा है हायर करंट रेशियो सजेस्ट दैट द कंपनी हैज सफिशिएंट करंट एसेट टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। उच्च चालू अनुपात क्या बताता है कि कंपनी के पास अपनी अल्पकालिक देनदारियों हेतु पर्याप्त चालू संपत्ति है। तो होता क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो करंट रेशियो होता है तो उसको निकालते हैं। करंट रेशियो शॉर्ट में लिख लेते हैं, सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, करंट एसेट अपॉन हो जाता है करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हायर है, हायर का मतलब ये है कि करंट एसेट ज्यादा है और करंट लायबिलिटी यहाँ पर कम है। तो करंट लायबिलिटी कम है, करंट एसेट ज्यादा है, मतलब सीधा सा यहाँ पर निकल रहा है कि आपके पास इतनी क्षमता है कि आप आसानी से जो भी आपकी ऋण है या जो भी आपकी कंपनी को नीड्स है उनको आप पूरा कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये वाला तो क्या है, करेक्ट हो जाएगा पहला। और इसका कारण क्या दे रखा है कि उच्च चालू अनुपात बताता है कि कंपनी के पास अपनी अल्पकालिक देनदारियों है तो पर्याप्त चालू संपत्ति है। तो करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पर सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड द आर करेक्टली एक्सप्लेन द ए। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले में आपको आपस में क्या करना है, मिलान करना है। इसमें देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो आपके दो लिस्ट दे रखी है, आपको क्या है आपस में इसको मैच करना है। तो लिस्ट ए है और लिस्ट बी है। इसमें अगर देखिए पर्सनल अकाउंट टेंजेबल रियल अकाउंट है, इंटेंजिबल है, नॉमिनल है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक तरफ आपको जो खाते दे रखे, दूसरी तरफ आपको ये बताना है कि कौन सा वो अकाउंट है। तो पहला देख लेते हैं, व्यक्तिगत खाता या फिर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इसमें से कौन सा है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट है, पेटेंट है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जहां भी लगा है सीधे सीधे आपको उसी को पकड़ लेना है कि वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। पर्सनल जब भी आउटस्टैंडिंग लगाओ या तो प्रीपेड लगाओ, या तो फिर किसी के नाम से दे रखा है अकाउंट तब हो जाएगा, कैपिटल दे रखा है तब हो जाएगा, या तो फिर आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड लगा हो तो वो आपका क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का दूसरा वाला हो जाएगा। यही से आपको आंसर भी मिल गया। ओके, अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर बी पॉइंट में ही ए का दूसरा वाला दे रखा है, तो यहीं से आपको आंसर भी मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको सारी चीजें नहीं बताई होती हैं। सिर्फ यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको सारी चीजें नहीं पता होती, लेकिन एक दो ऑप्शंस अगर मैच हो जाते हैं तो वहां से भी आपका आंसर निकल आता है। टेंजेबल में कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कैश अकाउंट जो है वो मूल संपत्ति होती है, यहाँ पर ये हो जाएगा। इंटेंजिबल की हम बात करें तो यहाँ पर पेटेंट जो है वो इंटेंजिबल हो जाएगा और नॉमिनल आपका यही वाला बच रहा है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम्स होती हैं, गेन्स होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम। जो रोकड़ प्रवाह है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, कौन किसमें से हम प्रिपेयर करते हैं, यानी किसको प्रिपेयर करने के लिए हमें किस चीज की नीड होती है। यहाँ पर अगर देखिएगा, आर्थिक चिट्ठा, लाभानी खाता, आर्थिक सूचनाएं, तो तीनों की ही नीड होती है, यानी कि हमें तीनों ही चाहिए। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी मैंने बताया आपको तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं आपकी, इसमें आ जाती हैं आपकी फाइनेंसिंग आ जाती हैं, इन्वेस्टिंग आ जाती हैं और ऑपरेटिंग आ जाती हैं। इसी तरह लिखा नहीं जाता, ऑपरेटिंग जो है वो नंबर 1 पे हो जाता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग दिखाते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टिंग दिखाते हैं और थर्ड नंबर पर हमारा फाइनेंसिंग होता है। बनाने का जो इसका वो होता है फॉर्मेट होगा, उसमें आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग दिखाना है, फिर इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पर हमें इन तीनों चीजों की नीड होती है, क्योंकि इन तीनों एक्टिविटीज में हमको सारी चीजें अलग अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलती है, कुछ बैलेंस शीट में मिलती है, तो तीनों चाहिए। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है। द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, परफॉर्मेंस ऑफ जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। यहाँ पर कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होती है माइक्रो, तो इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, एक मैक्रो होती है और दूसरी माइक्रो होती है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, व्यष्टि की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, जो हमारी माइक्रो होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल कंज्यूमर के जो इंडिविजुअल फॉर्म होती है उसके बारे में उसका अध्ययन करती है, उसको स्टडी करती है। तो ये हमारा पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और फर्मों का व्यवहार अध्ययन करना। तो एक आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्रो जो होती है वो बड़े लेवल पर रहती है, तो काफी चीजें उसमें आ जाती है, जो माइक्रो होती है वो छोटे लेवल पर रहती है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द बीएसई सेंसेक्स। बीएसई जो सेंसेक्स है उसमें कितनी कंपनियां शामिल हैं, 30 है, 50 है, 70 या फिर 90, कितनी कंपनियां इसमें शामिल है, तो इसमें आपकी 30 कंपनीज जो है वो शामिल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज लॉन्गेस्ट। निम्नलिखित उत्पादों में से किस उत्पाद का जीवन चक्र जो है वो सबसे लंबा होता है? हाजमोला का है या फिर पेप्सोडेंट है, फेरानलवली है या फिर लैक्टोबाय। जीवन चक्र का लाइफ साइकिल यानी कि लंबे टाइम तक जो है वो कंपनी जो होगी या वो प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट में चलता रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका लाइफ साइकिल जो है लॉन्गेस्ट होगा। लाइफ साइकिल में क्या हो जाता है, अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा, फ्लिप कोटलर ने बताया था इसके बारे में। यानी कि ये क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज आती है, उसके बाद जो है इंट्रोडक्टरी से यानी कि लोग जानते हैं, आप उनके बारे में बताते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ की तरफ आ रही होती है, फिर मैच्योरिटी पे आती है, उसके बाद डिक्लाइन पीरियड आ जाता है। तो जिस तरह से जो एक लाइफ साइकिल होता है, चलता है किसी भी प्रोडक्ट का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसका लॉन्गेस्ट होगा, तो लाइफ बॉय जो है उसका लॉन्गेस्ट होगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एन इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक उद्योग के लिए वित्त के आंतरिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है? अंश पूंजी है, उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त है, लाभों का पुनर्वेश है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंडिया में इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एन इंडस्ट्री इन इंडिया, जो इंडिया में इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है इसमें से कौन सा नहीं है। यानी कि अपने खुद के पूंजी को लगाना, कहीं बाहर से हम किसी और से नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल भी क्या होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं हम उनसे लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस यानी कि जो अलग अलग बैंक हैं या कमर्शियल बैंक होते हैं, हाँ उनसे लेना, या फिर री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है। तो कौन सा नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज इंटरनल सोर्स। तो इसमें से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री, तो ये जो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री उद्योगों के लिए संस्थागत वित्त जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये इंटरनल नहीं है। बाकी ये दोनों शेयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों ही क्या है, इंटरनल सोर्स है। इंस्टीट्यूशन यानी कि जब आप किसी कमर्शियल बैंक से ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वहाँ वो आ जाता है। तो किसी इंस्टीट्यूशन से आप नहीं ले रहे हैं, तो अगर आप लेते हैं तो ये क्या है, एक्सटर्नल में आ जाएगा, ना कि इंटरनल है। बाकी दोनों ही इंटरनल है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोरिलेशन एनालिसिस इज, जो सहसंबंध विश्लेषण है वो क्या है? एकात्मक विश्लेषण है, द्विचर है, बहुचर है, द्विचर एवं बहुचर विश्लेषण दोनों है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन एनालिसिस होता है वो किस तरह का रहेगा, ये आपका बोथ होता है। ये यानी कि दोनों ही नेचर का होता है। तो कई आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। द्विचर भी होता है और बहुचर भी होता है, यानी कि बाइवेरिएट भी होता है और मल्टीवेरिएट भी होता है। नेक्स्ट है, विच प्रोसेस इज यूज फॉर रिमूविंग डेटा रिड्यूसेस इन डीबीएमएस। डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा अतिरेकता को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन का, स्ट्रक्चरिंग का, अपडेटिंग का, नन ऑफ दैट। तो आपको कल सिलेबस में मैंने बताया था जो प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह का होता है। इसमें आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग भी शामिल है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कंप्यूटर के टर्म्स का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है डेटा को रिमूव करने का, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, सामान्यीकरण हो जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो भी आंसर मैं आप लोग को बता रही हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के ही हैं, जो आप लोग की आई थी आयोग के द्वारा, उसी के द्वारा बताए गए आंसर ही हैं आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। किसमें से कौन सा मुद्रा बाजार का कार्य है? जो मनी मार्केट होती है, तो मार्केट दो टाइप की रहती है, एक मनी मार्केट होती है और दूसरी हो जाती है आपकी कैपिटल मार्केट, यानी कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार हो जाता है। जो मुद्रा बाजार होती है शॉर्ट टर्म जो होती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए होती है, और जो कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है ये पूछ रहा है। लॉन्ग टर्म बैलेंस एंड लेंडिंग, तो अभी मैंने बताया आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, लंबी अवधि के लिए नहीं है। ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स, अंश एंड बॉन्ड के लेन देन, अंश जो होते हैं आपके वो क्या होंगे, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म के नहीं होते। शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग, यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट टर्म लिखा ही हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला देख लेते हैं, फाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टर्म, फिर लॉन्ग टर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ मोड इज 20 मीन एंड इज 22 फाइंड अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपसे कह रहा है कि बहुलक जो है यहाँ पर 20 है, मध्य का 22 है, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। यहाँ पर सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिए। वैसे तो दो तीन टाइप के फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन आप एक को भी याद करके, इसमें से कुछ भी पूछेगा, अगर तीन में से दो चीजें गिवन है तो आप तीसरी चीज आसानी से निकाल लेंगे।
इसका ये फॉर्मूला हो जाता है z यानी कि बहुलक इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3m 3 मेडन माइनस 2 बारिश यानी कि 2 मीन। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है उसको रख लीजिए। तो क्या चीज यहाँ पर आपकी गिवन हो जाएगी, इसमें गिवन जो है हमारा, जो कि हमें मोड पता है कितना है 20 रख लीजिए। मीडियन हमको पता है कितना है, तो 3 इंटू कितना मीडियन दे रखा है 22 दे रखा है, वो लिख लीजिए। अब आपको ये नहीं पता तो उसको एज इट इज हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब 20 हो जाएगा, यहाँ पर 66 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस का निशान होगा, माइनस हो जाएगा 2 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर अगर आ जाता है तो सॉल्व करने पर हमारा ये माइनस में इधर चला जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, लेस करेंगे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, ये 2 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, और इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, और यही 23 क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। यही 23 हमारा आंसर निकल के आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप एक इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले से आपकी तीनों चीजें ही निकल आएंगी, कोई 2 चीज आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगी, बाकी आपको निकालना होगा एक चीज। तो उसी के अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूले से आप बाकी सारी चीजों को निकाल सकते हैं। अगर मोड गिवन है तो यहाँ पर आपको मीडियन निकालना है तो भी निकाल लीजिएगा, मीन निकालना है तो भी निकाल लीजिएगा, मोड निकालने को देगा तो एज इट इज ही आपका फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच बिलोंग्स टू द स्टॉक एक्सचेंज, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, आईपीओ, बीएसई या फिर ओटीसीईआई या फिर उपरोक्त सभी। तो स्टॉक एक्सचेंज से क्या रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर क्या रिलेटेड हो जाएगा, ये तीनों ही क्या है, तीनों ही रिलेटेड है। बीएसई क्या हो जाता है, तो अभी आपने इसके बारे में पढ़ा था, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आईपीओ यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद ओ टी सी ई आई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बाकी ये तीनों ही क्या है आपकी स्टॉक एक्सचेंज से ही रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है, डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी इज बेनिफिशियल फॉर, यहाँ पर कह रहा है विभेदात्मक मूल्य नीति किनके लिए लाभदायक होती है, यानी कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस होना किसके लिए लाभदायक होता है, सोसाइटी के लिए, कंपनी के लिए, दोनों के लिए या फिर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए। तो किसके लिए लाभदायक होता है, अलग अलग मूल्य होना, तो अलग अलग मूल्य होना दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है, सोसाइटी के लिए भी और कंपनी के लिए भी। सोसाइटी के लिए तो उसमें ये रहता है कि जहाँ पर जैसी मांग की जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस निर्धारित किया जाता है, तो वहाँ पर के लोगों को ध्यान में रख करके ही वहाँ पर प्राइस निर्धारित किया जाएगा। इसलिए सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है और कंपनी को भी इससे लाभ होता है, प्रॉफिट मिलता है, इससे कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, which of the following account has only credit balance, निम्नलिखित में से किस खाता या खातों में केवल क्रेडिट शेष होता है, अकाउंट पेबल में, कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व फंड अकाउंट में या फिर सभी में। तो किसमें जो है वो क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो किस अकाउंट में होता है, इन तीनों में ही होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। अकाउंट पेबल में भी, कैपिटल अकाउंट में भी, रिजर्व फंड अकाउंट में भी, तीनों ही अकाउंट में किस तरह से होते हैं, आपका क्या होता है, ये आपके क्रेडिट बैलेंस को दिखाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। विच इज नॉट टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस, कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग है, कैपिटल बजटिंग है या फिर पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि जो पूंजी होती है कि किस तरह की पूंजी को अपने जो हम बना रहे हैं अपनी कंपनी, उसमें फाइनेंस की नीड होती है, उस फाइनेंस को हम कौन कौन से तरीके से, जैसे कि आप शेयर्स ले सकते हैं। आप शेयर्स भी 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पर इक्विटी होते हैं और प्रेफरेंस हो जाते हैं। आप लोन ले सकते हैं, आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं। तो किस पर हमको कितना जो है देना है, इंटरेस्ट देना है या फिर डिविडेंड देना है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर उसको स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए एनालिसिस करते हैं तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो अब कौन सी इसमें से जो है वो टेक्निक नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। कौन सी नहीं है, तो कैपिटल बजटिंग जो है, पूंजीगत बचत, ये कोई टेक्निक नहीं है, बाकी तीनों ही इसकी टेक्निक हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मैच करना है दोनों को। बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अनलेटरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, करेंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है और कैपिटल अकाउंट है। तो आपको यहाँ पर मैच करना है, कैसे मैच करेंगे, इसमें देखते हैं अगर हम कौन जो है वो किससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार का संतुलन किससे रिलेटेड हो जाता है, तो अगर आप देखिएगा तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ कंट्री, किसी भी
कंट्री में जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं या फिर इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका डिफरेंस हो जाता है। तो व्यापार संतुलन जो ए है हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा, फोर्थ वाले पॉइंट से रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो करंट अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड हो जाता है, करंट अकाउंट में जो भी इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया हो तो यहाँ पर सर्विसेज और गुड्स दोनों को ही शामिल कर लिया जाएगा। जो करंट अकाउंट होता है उसमें हम दोनों को ही दिखाते हैं। यहाँ पर एक तरफा हस्तांतरण को इसके दिखाया जाता है। तो पहला वाला बी वाला जो है वो ए से 1 से कनेक्ट होगा। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन है। भुगतान संतुलन किससे रिलेटेड हो जाता है, तो इसमें ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री रेजिडेंट एंड रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री, ये आपका थर्ड वाले से यानी कि आमने सामने ही है। और फिर पूंजी खाता किससे रिलेटेड हो जाएगा, पूंजी खाता हो जाता है कैपिटल अकाउंट ट्रांसफरिंग लेंडिंग टू चेंजेस इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाले से। पूंजी खाता जो है वो सेकंड नंबर से हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, आपस में मैच करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए का 4 से हो जाएगा, बी जो है वो उसका 1 से हो जाएगा, सी यहाँ पर जो है उसका थर्ड से, और जो डी वाला है उसका सेकंड से। ये स्नाक आपका बनेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कि कहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर जो ए वाला पॉइंट ही है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर था तो 4 4 दे रखा था, तो आगे आपको बी भी पता होना चाहिए था, तभी आप उसको निकाल पाएंगे। तो कहीं कहीं भी ये होता है कि एक बी आपको पता है तो भी आप इजी निकाल लेते हैं, कहीं कहीं पर आपको क्या है सारे ही पूछना हो पता होने चाहिए, या फिर कोई दो आपस में कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अकाउंट द एंट्री इज मेड फॉर नॉन रिसेबल एंड डाउटफुल डेब्ट। अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों की प्रविष्टि किस खाते में की जाती है। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है जो अप्राप्त और संदिग्ध ऋण की प्रविष्टि है वो आप कहाँ पर करते हैं, तो यहाँ इसे हम कहाँ पर करते हैं, तो आप लोग चाहे तो यूपीटीपीएससी की क्लासेस है मैं करवा रही हूँ, यहाँ पर आप लोग अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, तो आप लोग इसकी क्लासेस चाहे तो देख लीजिएगा। जो इसका प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, या फिर एंड एंड स्क्रीन पर भी देखिएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपकी अकाउंटेंसी अच्छे से तैयार हो जाएगी, उसके लेक्चर्स बहुत अच्छे से मैं आप लोग को करवा सकती हूँ। तो आप लोग चाहे तो वो देख सकते हैं, पूरी तरह से फ्री बैच है, कोई भी पेमेंट आपको उसके लिए नहीं करना है। तो यहाँ पर जो कह रहा है इसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, इसकी एंट्री कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट साइड में इसको हम दिखाते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। और इसके अलावा जो इसमें बैड डेप्ट होते हैं तो उसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, जो बैलेंस शीट होती है, जो डेटर्स होते हैं उससे लेस करके भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट बैलेंस पूछा नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप इसको डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है, अ कंपनीज परफॉर्मेंस हैज ड्रॉप्ड बाय 20%, व्हिच मैनेजमेंट फंक्शन इज द फर्स्ट टू एड्रेस दिस इशू। किसी कंपनी का प्रदर्शन जो है वो 20% गिर गया है, कौन सा प्रबंधन कार्य इस मुद्दे को सबसे पहले संबोधित करता है। प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टॉकिंग है, कंट्रोलिंग है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो 20% क्या हो गई है, वो ड्रॉप कर गई है। तो अब इसके लिए कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन जो है वो सबसे पहले एड्रेस करेगा, तो कंट्रोलिंग। जो नियंत्रण होता है उसका मेन काम होता है ये देखना कि अगर जो परफॉर्मेंस है जो आपने स्टैंडर्ड बनाए थे उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। जो नहीं कर रही तो कितने परसेंट से कमी आ रही है, तो सबसे पहले एड्रेस करने का काम जो होता है वो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का रहेगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, which of the following taxes will be on import levied on import। यहाँ पर कह रहा है कि आयात पर कौन सा कर लगाया जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहाँ पर जो कह रहा है जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है, उस पर आप कौन सा टैक्स लगाते हैं, किस तरह का जीएसटी लगाते हैं, ये जीएसटी के ही टाइप्स दे रखे हैं। तो कौन सा जीएसटी यहाँ पर लगाया जाता है, तो इसमें हम आईजीएसटी लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट इज कट। दो ब्याज दरों के मध्य जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, स्प्रेड बोलते हैं, मार्जिन, प्रॉफिट या फिर फ्लैट रेट। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोला जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट दो दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इंडायरेक्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म फॉर जीएसटी। वस्तु एवं सेवा का नेटवर्क जो है वो जीएसटी के लिए अप्रत्यक्ष कर आधार मंच बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कब से इम्पोज हुआ था, 1 जुलाई 2017, 2017, 1 जुलाई 2017 से लगाया गया था। और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उन सबको इसमें शामिल कर लिया। कुछ ऐसे टैक्सेस है जो अभी भी अलग अलग लगाए जाते हैं, डायरेक्ट ही हैं,
लेकिन मोस्टली जो है वो टैक्सेस इसमें शामिल कर दिए गए थे। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है, जीएसटीएन ड्राइव्स इट्स एक्जिस्टेंस फ्रॉम कंपनीज एक्ट, जो जीएसटीएन का अस्तित्व कंपनी अधिनियम में प्राप्त किया गया, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कुछ आपको एसेट्स दे रखी हैं यहाँ पर कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सब हेड्स ऑफ द हेड करेंट एसेट, यानी कि यहाँ पर जो कह रहा है, जो शेड्यूल थर्ड में करंट एसेट को जिस सीक्वेंस में दिखाया गया है, उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर करंट एसेट को बताना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, एडवांसेस है, करेंट इन्वेस्टमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है और काफी कंफ्यूजन इसमें हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा इसका, तो सबसे पहले आ जाती है करेंट इन्वेस्टमेंट, जो आपके चालू विनियोग होते हैं वो सबसे पहले 1 नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, फिर आ जाती हैं इन्वेंट्रीज, उसके बाद आ जाएंगी इन्वेंट्रीज के बाद आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4th नंबर पर, और लास्ट नंबर पे आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये हो जाता है सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आप उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा था, करंट, यानी कि 5th नंबर वाला सबसे पहले था। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी वाला पॉइंट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ये सीक्वेंस जो होता है वो उसको दूर से याद रखिए, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इनमें से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नेतृत्व करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल सीएसओ है, चेयरमैन फाइनेंस है, असिस्टेंट जनरल सीएसओ है, डायरेक्टर जनरल सीएसओ है। तो यहाँ पर कौन जो है इसको क्या कर रहे हैं, इसके हेड होते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, तो कौन हेड हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल सीएसओ जो महानिदेशक होता है वो इसका हेड होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ओटीसीआई जो है वो क्या है, एन इंडियन बैंक है, म्यूचुअल फंड है, एन इन्वेस्टमेंट बैंकर है, एन इंडियन शेयर मार्केट है। अभी ये आपका जो है किसमें आया था, ये आया था जो हमारा शेयर मार्केट वाला क्वेश्चन था वहां पर आया था। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि फुल फॉर्म भी बताइएगा। ये क्या था, ये आपका एन इंडियन शेयर मार्केट है, एक भारतीय शेयर बाजार है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज, एलएफ जो है वो क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है तरलता संयोजन सुविधा जिसे कहते हैं। न्यू मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, न्यू फिजिकल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, न्यू फॉरेन टैरिफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, अब न्यू सेबी पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर्स, यानी क्या है ये एलएफ जो है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा न्यू मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ये नई मौद्रिक नीति साधन है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम रहता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, और ये उसका ही एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या है कि ईच कॉलम ऑफ द टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड इन द डीबीएमएस, तालिका के प्रत्येक कॉलम को डीबीएमएस में क्या बोलते हैं, फील्ड बोला जाता है। सेकंड वाला है कि ईच रो ऑफ द टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड इन द डीबीएमएस, यहाँ पर कह रहा है तालिका की जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसको भी डीबीएमएस में क्या बोलते हैं, हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कौन सा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है मोस्टली आपके बहुत ही आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कई बार अलग अलग भी होते हैं, कभी कभी दोनों स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो हमेशा ही बोथ को ना टिक कर दीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर बहुत ही आंसर करेक्ट आ रहा है तो आपका बहुत ही होगा, ऐसा नहीं है, कई तो गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर्मूला ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, यहाँ पर आपसे अंतर चतुर्थक विस्तार का सूत्र पूछा गया है। एक क्वार्टाइल रेंज होती है, एक इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1/2, Q3 माइनस Q1 है, Q3 माइनस Q1/4 है, Q3 माइनस Q1/5 है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका Q3 माइनस Q1 ये करेक्ट हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट है, डिविडेंड पर शेयर इज ₹6, अर्निंग पर शेयर इज ₹20, हेंस डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यंश लाभांश जो है वो 6 है और प्रत्यंश प्रत्याय वो 20 है, तो लाभांश भुगतान का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे आपसे डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछा है, डीपी रेशियो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको, कि क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए तो बहुत आसान है इसको निकालना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डीपी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है डिविडेंड, डी हो जाएगा अपॉन में आ जाता है ईपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस होता है, डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर हो जाएगा। तो डीपीएस कितना है, 6 दे रखा है आपके क्वेश्चन में,
तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए, अपॉन में ईपीएस कितना है अर्निंग पर शेयर, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में दे रखा है, सॉरी परसेंटेज में दे रखा है, तो इंटू 100 भी करना है आपको। अब यहाँ पर कितना दे रखा है अर्निंग पर शेयर ईपीएस 20 दे रखा है, इंटू हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 5 टाइम चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा, 30%। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आपको मेनली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि कैसे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट है द थीम ऑफ द बजट 2025-26 इज, यहाँ पर कह रहा है बजट 2025-26 का थीम क्या है। डिफेंस फर्स्ट है, एग्रीकल्चर फर्स्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सबका विकास। तो यहाँ पर इसकी थीम क्या थी, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबका विकास, ये थीम थी। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी। तो बहुत इजी से भी क्वेश्चन आते हैं, बस आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। India signed a memorandum of understanding MOU with USAID for supporting India Railway to achieve mission net zero carbon vision by which year। यहाँ पर कह रहा है भारत ने किस वर्ष तक मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु तो भारतीय रेलवे की सहायता से यूसेड के साथ एक समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किए 2030, 2040, 2050, 2047। यहाँ पर कह रहा है किस वर्ष तक, इसमें को ध्यान में दीजिएगा कि कहाँ तक, किस वर्ष तक में हमको इसको अचीव कर लेना, उसके लिए हमने जो है इस पर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। तो कौन सा 2030 तक। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण विश्लेषण का उपकरण नहीं है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल है, कॉमन साइज है, रेशियो एनालिसिस है। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसका एक टूल नहीं है, इसमें से कौन सा। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी होते हैं, कॉमन साइज भी, रेशियो भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण ये कोई टूल नहीं होता, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विपणन विचारधारा जो है वो नवीनतम है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग है, टारगेट है, या फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। तो कौन सी न्यू है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर समन्वित विपणन यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केट जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, लेटेस्ट हो जाएगी, नई हो जाएगी। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्र की मूलभूत विशेषता नहीं होती। तटस्थता वक्र जो होते हैं उसकी क्या विशेषता नहीं होती, आपने पढ़ा होगा तो कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से एक दूसरे को टच नहीं करते, ना ही एक दूसरे को काटते हैं, ना ही इस ओ एक्स वाई जो अक्ष होता है उसको आपस में क्या होता है, टच करते हैं। तो अब इसकी क्या विशेषता नहीं है ये कह रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तटस्थता वक्र जो है वो बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, करेक्ट है, गिरता हुआ है। दूसरा कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कनकेव टू द ओरिजिन। अपूर्ण प्रतिस्थापनों की दशा में तटस्थता वक्र उद्गम पर अवतल होते हैं, तो अवतल नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, कनकेव नहीं होते। लेकिन और देख लेते हैं इसके आगे पॉइंट। टू इंडिफरेंसेस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को नहीं काटते, बिल्कुल सही है, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। हाई इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट मोर सेटिस्फैक्शन। उच्च तटस्थता वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को व्यक्त करते। करेक्ट है, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा हाई सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। तो कौन सा वाला गलत हो जाएगा, ये बी पॉइंट गलत है, बाकी सारे ही तीनों पॉइंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी एम्स टू इन हंगर अचीव सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य भुखमरी उन्मूलन, सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना है। एसडीजी 10 है, 2 है, 5 या फिर 4। तो कौन सा है जो बता रहा है भुखमरी उन्मूलन, सुरक्षा और बेहतर पोषण को, तो कौन सा हो जाएगा, तो बी यानी कि एसडीजी सेकेंड वाला। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से साझेदारी संस्था के विवरण में कौन से खाते तैयार किए जाते हैं, कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं जब आप जो फर्म होती है उसका, पार्टनरशिप फर्म होती है उसका डिसोल्यूशन होता है तब। तो कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर किए जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता, वसूली खाता, पूंजी खाता, बैंक खाता। तो रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट, तो कौन कौन से प्रिपेयर करते हैं आप। यहाँ पर जो पुनर्मूल्यांकन खाता वो प्रिपेयर नहीं होता, उसके यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो बी, सी और डी ये तीनों ही अकाउंट तैयार किए जाते हैं और इसमें हम पूरा मूल्यांकन खाता तैयार नहीं करते। तो अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो कौन सा जो है वो सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी, सी और डी। ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट जब न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही होती है, नए पार्टनर का प्रवेश हो रहा होता है तब तैयार किया जाता है। बाकी अगर हम विक्टन की बात करें तो विक्टन में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा।
चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन? मानक विचलन की गणना के लिए सूत्र क्या है? अंडर रूट वेरिएंस यानी विचलन है, वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन है, या फिर मीन डिवाइडेड बाय वेरिएंस है, या फिर वेरिएंस स्क्वायर है। तो क्या हो जाता है मानक विचलन की गणना का सूत्र? तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान सा है, पहला वाला जो पॉइंट दे रखा है यही करेक्ट है। वेरिएंस जो है रूट निकाला जाता है, तो रूट को याद रखिएगा बस, इसमें यहाँ पर रूट निकाल कर ही इसको निकाला जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। बाकी इसके स्टैटिस्टिक्स में जितने भी फॉर्मूलाज दे रखे हैं वो याद कर लीजिएगा, जैसे कि सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें भी फॉर्मूला ही पूछा है। इसका है द प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको जो सहसंबंध गुणांक की संभावित त्रुटि होती है उसका फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ पर पहला वाला है, कई फॉर्मूलाज दे रखे हैं, तो पहले तो इसमें किसी की ही वैल्यू गलत दे रखी है, तो ये तो सीधे सीधे यहाँ पर गलत हो जाएगा। इससे भी आप याद रख सकते हैं, ये वाला जो है इन दोनों की वैल्यू जो है वो करेक्ट है, बाकी इसकी गलत है। अब यहाँ पर आइए बाकी फॉर्मूला देखते हैं कि वहाँ पर क्या गलती है। तो पहला वाला अगर हम देखें 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला यहाँ पर प्लस दे रखा है इसलिए गलत है, तो ए वाला फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। तो इसको याद रखिएगा जरूर से, और कई बार इससे न्यूमेरिकल भी निकालने को आपको आ सकता है। आर की वैल्यू दे देगा और आपसे एन की वैल्यू पूछेगा, या फिर आर की वैल्यू आपको निकालनी होगी, एन की वैल्यू पता होगी, तो किसी भी तरह से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इसमें से असत्य कौन सा है? ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म लोन, तो ओवरड्राफ्ट होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है। कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट, नगद साख एक प्रकार की स्थायी जमा, ये गलत हो जाएगा। कैश क्रेडिट आप ले रहे हैं तो ये क्या है, ये स्थायी जमा नहीं होती। एडवांसिंग लोन्स इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक, ऋण देना बैंक का प्राथमिक कार्य है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर सी वाला पॉइंट क्या है, वही फॉल्स दे रखा है, बाकी तीनों ही क्या है, ट्रू है। कैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज, रोकड़ व्यापारण खाता क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? जो आपका रोकड़ व्यापारण खाता होता है ये आपका नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। सिर्फ कैश देख करके रियल अकाउंट टिक मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये अकाउंट क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपके कथन दे रखे हैं, असर्शन है और रीजन उसका दे रखा है, आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर कथन क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। भारतीय ऋण बाजार सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड से बना हुआ है। द इंडियन डेब्ट मार्केट इज कम्पोज्ड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सेकेंडरी मार्केट रिफर्स टू स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यू इशू, ये गलत हो जाएगा। न्यू इशू के लिए नहीं होती, जो सेकेंडरी मार्केट होती है वो नए निर्गमन बाजार के लिए नहीं होती, जो ऑलरेडी पहले से निर्मित की जा चुकी होती है सिक्योरिटीज, उनके लिए होती है। और जो ये न्यू इशू है इसके लिए प्राइमरी मार्केट होती है। यही वाला क्या हो जाएगा, हमारा गलत है। तो कथन तो सही है लेकिन उसका कारण गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला पॉइंट सही है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following holds the record of presenting most number of consecutive budgets in India? निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? श्री मोरारजी देसाई हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमन, या फिर श्री अरुण जेटली। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार जो बजट है वो किसने पेश किया है? ऐसा कि आपको पता है कि बजट कौन पेश करता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पेश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार किसका है, श्री निर्मला सीतारमन का है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है, और इस टाइम भी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्री निर्मला सीतारमन है। उसके बाद अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ से हम जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी एक पीवाईक्यू की पूरी सीरीज रहेगी। इसमें और भी जितने पहले आपके एग्जाम्स हुए हैं, जो यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के या फिर यूकेपीएससी के भी अगर होंगे, तो वो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को इसमें सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा और चीज़ें आपको और भी पॉइंट्स पता चलेंगे इसमें। तो इस सीरीज को दूर से देखिएगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में, जो भी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो, तो प्लीज़ वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। और भी किसी टॉपिक पर आप स्पेसिफिकली चाह रहे हो कि अलग से प्रैक्टिस सेट में आप लोग के टॉपिक वाइज अगर लेकर के आए या फिर मिक्स क्वेश्चंस लेकर के आए, तो उसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग टॉपिक वाइज, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, अलग अलग टॉपिक वाइज भी आप लोग को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, या फिर मिक्स क्वेश्चन भी। तो किस तरह के आप लोग को प्रैक्टिस सेट चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।